हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनाकल पब्लिकेशन की एसएससी एग्जाम स्पेशल 6500 जीएस बुक के वीडियो सॉल्यूशन के साथ जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन की बुक है आप सबके लिए भैया। प्रीवियस क्वेश्चन है इसमें और विद डिटेल सॉल्यूशन, चैप्टर वाइज बुक अवेलेबल है और वो भी हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी माध्यम में भी, और जो बच्चे इंग्लिश में लेना चाहते हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम में ये बुक अवेलेबल है। जैसा मैंने आप सबसे कहा, हम लोग कर रहे हैं इसका वीडियो सॉल्यूशन और चलेगा अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। मिसलेनियस का टॉपिक हमारा चल रहा था हिस्ट्री में, इतिहास में हम लोग जो है विविध से क्वेश्चन पढ़ रहे थे और ये भी हमारा जो है 525 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहले पढ़ लिए हैं। आज 526 नंबर क्वेश्चन के साथ अपनी क्लास को शुरू करेंगे। द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर डाइड इन डैश। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? 1857 में, 1858 में, 1862 में और 1859 में। बहादुर शाह जफर जो है लास्ट मुगल रूलर था, लास्ट मुगल रूलर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे शक्तिशाली मुगल अंतिम मुगल शासक या सबसे प्रभावी जो अंतिम मुगल शासक हुआ वो कौन था? तो लास्ट मुगल शासक था, 1857 की क्रांति को लीड करते हैं और उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा इन्हें रंगून भेज दिया जाता है। रंगून भेज दिया जाता है, वहां पे 1862 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। कई बार लिखा मिलता है कि ब्रह्मा में जो है इनकी भैया मृत्यु हो जाती है 1862। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? सी सही आंसर हो जाएगा क्योंकि मृत्यु का पूछा है। जैसा मैंने आप सबसे कहा, अगर पूछा जाए लास्ट पावरफुल मुगल रूलर, अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक जो है वो कौन हुआ, तो आंसर करिएगा ये था औरंगजेब। अंतिम जो शक्तिशाली मुगल शासक हुआ था ये कौन था? औरंगजेब। इसका शासन जो है वो 1658 से लेके 1707 तक रहता है। 1658 से लेके 1707 तक इसका शासन रहा, अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक के साथ। बहादुर शाह जफर 1862 में मृत्यु हो जाती है, 1857 तक जो है शासन करता है। उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा इसे रंगून भेज दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन 1590 द गोविंद देवा टेम्पल ऑफ वृंदावन नियर मथुरा वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम डैश सैंडस्टोन। 1590 में मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण जो है वो डैश बलुआ पत्थर से किया गया था। किस प्रकार के बलुआ पत्थर से इसका निर्माण किया गया था? पहला है वृंदावन के गोविंद देव मंदिर। वृंदावन का गोविंद देव मंदिर जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो मान सिंह तोमर के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण किया गया था और 1590 में यह मंदिर बनवाया गया था। उस समय अगर आप सबसे पूछे कि किस मुगल शासन का शासन चल रहा था, मुगल शासक कौन था उस समय, तो अकबर का शासन चल रहा था। अकबर का शासन कब से कब तक रहा? तो 1556 से लेके 1605 तक अकबर का शासन रहता है। और ये आप सब जानते भी हैं कि मुगल काल के दौरान ज्यादातर जो इमारतें बनाई गई थी वो किस पत्थर का इस्तेमाल करके बनाई गई थी? तो जो बिल्डिंग मुगल एरा के दौरान जो बनाई गई थी उसमें किस प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल हुआ? ये क्वेश्चन अलग से आप सबसे एसएससी पूछ चुका है, तो आप सब आंसर करेंगे लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ, रेड लाल बलुआ पत्थर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? डी सही आंसर हो जाएगा। ज्यादातर इमारतें जो है वो लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करके ही बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है द बुक माल या मन कोतूहल was compiled by which of the following king of medieval India? मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस राजा के द्वारा मन कोतूहल पुस्तक का संकलन किया गया था? मन कोतूहल पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन है राजा मान सिंह तोमर, उसके बाद है कृष्ण सेकंड और प्रांतक वीर नारायण है थर्ड ऑप्शन, उसके बाद है राजशेखर वर्मन। तो किसके द्वारा भैया मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस राजा के द्वारा मन कौतूहल पुस्तक का संकलन किया गया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये थे मान सिंह तोमर। कहां पे शासन करा था इन्होंने? तो ग्वालियर पर इनका शासन था, ग्वालियर, ग्वालियर पर शासन था। एक पुस्तक इन्होंने लिखी है मन कौतूहल करके, ये आप सब यहां से ध्यान रख सकते हैं। कृष्ण सेकंड लिखा हुआ है, ये राष्ट्रकूट राजवंश से पढ़ के आते हैं। यहां से आप सबको याद रखना है कृष्ण फर्स्ट करके भैया, कृष्ण फर्स्ट, कृष्ण प्रथम,
ये जो राष्ट्रकूट राजवंश के थे, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर इनके द्वारा बनवाया गया था। एलोरा का कैलाश टेम्पल राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया था। कैलाश मंदिर जो है वो इनके द्वारा बनवाया गया था। दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि किस शैली में निर्मित है, तो ये द्रविड़ शैली में, द्रविड़ स्टाइल, टेम्पल आर्किटेक्चर का द्रविड़ स्टाइल में ये जो है मंदिर निर्मित हो गया है। राजा से अगर आप सबसे पूछेगा तो एक पॉइंट यहाँ पे याद आया है, कृष्णदेवराय का नाम ध्यान रख लीजिएगा। कृष्णदेवराय, ये विजयनगर में हम लोग इनको पढ़ के आते हैं, कृष्णदेवराय को। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है अमुक्ता माल्याद। अमुक्ता माल्याद जो पुस्तक है वो इनके द्वारा लिखी गई है। और संस्कृत में जो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, संस्कृत में जामवंती कल्याणम, जामवंती कल्याणम, ये संस्कृत में इनके द्वारा लिखी गई। तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग जो है कृष्णदेवराय के समय को कहा गया है। और बाबर ने अपनी पुस्तक या अपने जीवन वृत्तांत बाबरनामा में उस समय का भारत का सबसे शक्तिशाली शासक जो है वो कृष्णदेवराय को बताया है। ये भी क्वेश्चन आप सब यहां से ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, किंग ललितादित्य मुक्तापीड़ रूल्ड ओवर डैश, राजा ललितादित्य मुक्तापीठ ने डैश पर शासन करा था। अब मैंने आप सबसे कहा था भैया सन टेम्पल आप सबको बताए थे, दो तीन बड़े फेमस हैं सन टेम्पल जो हम सबसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सन टेम्पल अब आप सब याद करिएगा। एक आप सबसे कहा था कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे क्या कहा जाता है, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इस नाम से भी जाना जाता है, तो ब्लैक पैगोडा भी। दूसरा आप सबको कहा था, आपको एक हो गया है सोमनाथ, सॉरी गुजरात का है एक सन टेम्पल हो गया है। एक आप सबको बताया था मारतंड सन टेम्पल, मारतंड सन टेम्पल। और यहां से आप सबसे कहा था ये सन टेम्पल जो है ये कहां पे है, आंसर होगा कश्मीर में है, कश्मीर का सन टेम्पल है। और ये कहा था इसे ललितादित्य ने बनवाया था। किसने बनवाया था, ललितादित्य ने बनवाया था, है ना। तो कई बार चीजें याद की हुई हैं तो काम आ जाती है। ये हो गया आपका उड़ीसा में, उड़ीसा का सन टेम्पल है और ये क्लिंग शैली में निर्मित है। टेम्पल आर्किटेक्चर के किस स्टाइल में बनाया गया है, ये क्लिंग स्टाइल में बनाया गया मंदिर हो गया है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो ललितादित्य मुक्तापीठ जो है इनका शासन कहाँ रहा था, गुजरात, सिक्किम, केरला या कश्मीर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इनका शासन जो रहा था वो भाई कश्मीर पे रहा था। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी वर नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज फाउंडेड। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी, पाल, सेन, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ के आते हैं, ये गुप्त डायनेस्टी का एक शासक हुआ था, गुप्त डायनेस्टी, नाम था कुमारगुप्त, जिसने इस विश्वविद्यालय को बनवाया था। लेकिन फिर तोड़फोड़ या दोबारा रिकंस्ट्रक्शन अगर आप सबसे पूछे तो वही यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। लेकिन हमेशा एसएससी इसी तरीके से पूछता है, नालंदा और विक्रमशिला ये विश्वविद्यालय जो है वो किस वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया। विक्रमशिला के लिए मैंने बहुत बार आप सबको नाम बताया है जो आप ध्यान रखेंगे, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, तो धर्मपाल ने बनवाया था। ये किस वंश का शासक था, ये पाल वंश से संबंधित था। इसकी स्थापना किसने करी थी, तो आंसर क्या होगा, गोपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो सही आंसर आप सबको यहाँ से क्या मिलेगा भैया, ऑप्शन जो होगा ए सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए। राष्ट्रकूटों ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था, इसको तोड़ने का, तीसरी बार ये सब मैं आप सबको बता रहा हूं, तीनों क्वेश्चन पेपर में पूछे हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया, राष्ट्रकूटों ने। इसको तोड़ने का प्रयास किसने करा था, तोड़ने का प्रयास किसने करा था, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इसे तोड़ने का प्रयास करा था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। इसके बाद ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ इसका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट है चंदननगर was established as the French colony in 1673, obtaining permission from dash the then Nawab of Bengal to establish a trading post on the right bank of the river Hooghly। बंगाल के तत्कालीन नवाब डैश से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने के लिए अनुमति प्राप्त करके चंदननगर को 1673 में
एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। किससे परमिशन लेते हैं ये यहां से आप सबसे पूछा है। पहला है मंसूर अली खान, उसके बाद है मुर्शिद कुली खान, उसके बाद इब्राहिम खान और फिर है मीर जाफर। तो 1673 में जो है भैया किससे परमिशन लेते हैं, तो इब्राहिम खान से परमिशन लेते हैं और चंदन नगर में जो है यहाँ पे फ्रांसीसी अपनी एक व्यापारिक कोठी जो है वो स्थापित करते हैं। मुर्शिद कुली खान मुर्शिदाबाद से आप सब याद रख सकते हैं, राजधानी के रूप में भी। अलीवर्दी खान पढ़ के आते हैं, अलीवर्दी खान का शासन 1556 तक रहता है। 1556 के बाद 57 में फिर या 1556 में शासक कौन बनता है, तो हम लोग पढ़ के आते हैं भैया सिराजुद्दौला। चलो आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हाफिज या हफीज was a dash century poet whose collection of poem is known as दीवान और दीवान हाफिज। हाफिज एक डैश सदी के कवि थे जिनकी कविताओं का संग्रह दीवान या दीवान हाफिज के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल पूछा है कि हाफिज जो है वो किस सदी के कवि थे, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी या फिर 17th सेंचुरी, किस सदी के कवि हो गए थे हाफिज। सही आंसर क्या हो जाएगा फिर, हाफिज जो है एक 14th सेंचुरी के जो हैं कवि थे जिनकी कविताओं का संग्रह दीवान हाफिज के नाम से जाना जाता है। 14वीं सदी में अगर आप सबसे पूछे तो हम लोग सल्तनत काल में पढ़ के आते हैं भैया, सल्तनत काल का। तो उस समय अगर आपसे पूछे भैया किसका शासन चल रहा था सल्तनत काल में, तो हम लोग पढ़ते हैं भैया 1290 से लेके 1320 तक तो जो है ये शासन रहता है खिलजी वंश का, खिलजी। और 1320 से लेके 1398 तक जो है ये शासन रहता है तुगलक वंश का, तुगलक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पे आओ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सूफी ट्रेडिशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड समा। सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा जो शब्द है इसका अर्थ क्या है। रेसिटेशन ऑफ स्केयर्ड सॉन्ग, पवित्र गीतों का पाठ, जादुई करतब, डिसिपल शिष्य, आश्रम। तो क्या हो जाएगा भाई सूफी परंपराओं से संबंधित, तो ये रेसिटेशन ऑफ स्केयर्ड सॉन्ग, पवित्र गीतों का पाठ हो जाएगा समा। ऑप्शन जो होगा ए। देखो मिसलेनियस में मिले जुले क्वेश्चन मिलेंगे, कोई कहीं से कोई कहीं से, जो किसी टॉपिक में कंसिडर नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के बाद आप सबको मिल रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर हम लोग। इसके बाद अंडर द रूल ऑफ विच किंग वॉज द सन टेम्पल ऑफ एट कोणार्क बिल्ट। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा के शासन काल में बनवाया गया। अनंत पद्मनाभन, समुद्रगुप्त, नरसिंहदेव प्रथम या अनंत वर्मन चौनगंगा। तो किसके समय में या किसके शासन काल में बनवाया गया था। तो सही आंसर क्या होगा भैया, उससे पहले तो जान लीजिएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। दूसरा, ये किस स्टाइल में निर्मित है, तो ये क्लिंग स्टाइल में निर्मित हो गया है। उड़ीसा में क्लिंग है तो क्लिंग टेम्पल आर्किटेक्चर यानी क्लिंग स्टाइल में निर्मित टेम्पल हो गया है। इसे कब या किस समय के आसपास, तो एक समय भी आप ध्यान रख सकते हो, 1250 के आसपास बनवाया गया था। और किस वंश के शासक के द्वारा जो है इसे बनवाया गया था, गंग वंश के शासक के द्वारा इसे निर्माण करवाया गया था। गंग वंश के शासन काल के दौरान इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो यहाँ इस वंश का शासक हो गए हैं नरसिम्हादेव प्रथम। तो नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया। ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे इसका सी सही आंसर। जबकि समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त डायनेस्टी से आप पढ़ के आते हो, गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी। इनसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, भारत का नेपोलियन, इंडियन नेपोलियन। आर्यवर्त और दक्षिणवर्त के शासकों को पराजित करते हैं और भारत के नेपोलियन कहलाते हैं। इसके साथ साथ जो है ये म्यूजिक, संगीत प्रेमी भी बताए गए हैं। संगीत प्रेमी भी ध्यान रखेंगे। कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, तो वीणा वादन करते हुए इनके सिक्के पाए गए हैं। इनके दरबारी कवि का नाम ध्यान रख सकते हो, हरिसेन। इनके दरबारी कवि का नाम क्या था, हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना करते हैं। इलाहाबाद के नाम से भी आ जाता है कई बार। चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर। यहाँ से नरसिम्हादेव प्रथम जो है सही आंसर होंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर गंगवंश के शासक नरसिम्हदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट है, डैश वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन रूलर टू लीड एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1824
अगेंस्ट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हड़प नीति के कार्यान्वयन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से कौन थे? कित्तूर, चेन्नम्मा, टिटुमिर और जयराजगुरु और पझाशी राजा। तो पहला तो हम लोग पढ़ते हैं भैया, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है ये कौन लेके आते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है ये कौन लेके आया था? दूसरा जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहली रियासत जिसे हड़पा गया था ये थी सतारा, है ना, सतारा रियासत को। संभलपुर, संभलपुर 1850। सतारा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ये डलहौजी के लेख पढ़ के आते हैं हम लोग, हड़प नीति और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या व्यापकता का सिद्धांत। कित्तूर, चेन्नम्मा जो हैं ये पहले ऐसे शासक हुए थे जिन्होंने जो अंग्रेजों की हड़प नीति थी इसके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करा था। अंग्रेजों की हड़प नीति के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करा था। यहीं पे हम लोग एक बार बार आप सबको बताया भी है, अगर आप ध्यान करें हैं, अवध को जो है ब्रिटिश सल्तनत में कब मिला लिया गया था? 1856 पे। इस पे किसका आरोप लगाया गया था? कुशासन का आरोप लगा के जो है हड़प लिया गया था, कुशासन। चलो आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। यहां से ऑप्शन जो होगा आपका ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बिकेम द कैपिटल ऑफ बहमनी सल्तनत इमीडिएटली आफ्टर इट्स फाउंडेशन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इसकी स्थापना के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बना था? देवगिरी, दौलताबाद, आशनाबाद और बरार। तो कौन सा बना था भैया? यहाँ आशनाबाद हो गया है। बहमनी सल्तनत की स्थापना जो है वो कब करी गई थी? 1347 में। किसने करी थी? तो हसन गंगू ने। हसन गंगू जो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से जो है राजा बनता है, ये ध्यान रखना है। अंतिम शासक जो हुआ था वो कौन हुआ था? कलीमुल्लाह, इसका लास्ट रूलर हुआ। कलीमुल्लाह जो है इस वंश का अंतिम शासक, आप याद रखोगे। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास। तो चालुक्य डायनेस्टी रूल्ड इन वातापी विच इज इन द मॉडर्न डे इंडियन स्टेट ऑफ डैश। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो कि आधुनिक भारतीय राज्य डैश में है। चालुक्य वंश ने केरल में, गुजरात में, कर्नाटक में या फिर तमिलनाडु में। तो इन्होंने कहां पे शासन करा था? और वातापी जो वर्तमान में क्या है? अगर आप सबसे पूछे चालुक्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो आंसर कर देना है पुलकेशिन फर्स्ट ने जो है चालुक्य वंश की स्थापना करी थी। पुलकेशिन फर्स्ट, ध्यान रखेंगे। और अगर समय पूछे तो कब की बात हो गई है तो 543 ईस्वी के आसपास, 543 ईस्वी में पुलकेशिन फर्स्ट ने जो है इस वंश की स्थापना करी थी। इसी में बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो पढ़ के आते हैं आप सब, वो है पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में एक युद्ध होता है। हर्षा के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको, उसकी जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? तो आंसर आता है एहोल अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एहोल अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। एहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था? तो आंसर होगा रवि कीर्ति ने जो है एहोल अभिलेख की रचना करी थी। रवि कीर्ति ने जो है एहोल अभिलेख की रचना करी थी। तो वातापी कहां पे हो गया? ये कर्नाटक में हो गया है। तो ऑप्शन जो होगा आपका क्या हो जाएगा भैया इस क्वेश्चन का? यहां से ध्यान रखिएगा, सी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। रानी रुद्रमा देवी वॉज ए फेमस रूलर ऑफ द डैश डायनेस्टी। रानी रुद्रमा देवी जो है डैश वंश की एक प्रसिद्ध शासिका थी। पांडे, काकतीय, चोल और चेरा। तो ये आप बताइएगा भैया किस वंश की शासिका थी? तो रानी रुद्रमा देवी जो है वो काकतीय राजवंश की शासिका थी। इनसे ध्यान भी रख सकते हो समय का भी, 1263 से लेके 1289 तक काकतीय वंश की शासिका थी रानी रुद्रमा देवी। ऑप्शन जो होगा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मुर्शिद कुली खान वॉज द नवाब ऑफ डैश। मुर्शिद कुली खान कहां का नवाब था? अवध का, लखनऊ का, बंगाल का, हैदराबाद का। देखो दो तो आप सब, मुर्शिद कुली खान तो आप सबको पता है कहां का नवाब था? ये बंगाल का नवाब था मुर्शिद कुली खान। बंगाल के नवाब के साथ याद रखोगे। हैदराबाद का लास्ट जो निजाम शासक अगर आप सबसे पूछा जाए तो नाम ध्यान रखोगे उस्मान अली।
उस्मान अली। समय ध्यान रखोगे कब तक कब था भैया ये पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा, ऑपरेशन फॉलो 1948 ध्यान रखना है। अवध के लास्ट नवाब अगर आप सबसे पूछे जाएं उस अवध के लास्ट नवाब, तो आंसर क्या करोगे? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो है वो अवध के अंतिम नवाब। समय क्या ध्यान रखोगे? 1856 का भैया। हैदराबाद के अंतिम निजाम शासक 1948 ध्यान रखोगे। मुर्शिद कुली खान कहाँ के शासक हुए थे? तो बंगाल के नवाब हुए थे, बंगाल के शासक हुए थे मुर्शिद कुली खान। ऑप्शन क्या ध्यान रखेंगे यहाँ से? सी जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विक्रमादित्य सिक्स्थ whose biography was composed by his court poet Bilhan was a ruler of Dash dynasty। विक्रमादित्य सिक्स्थ जिनके दरबारी कवि बिल्हण ने उनकी जीवनी लिखी थी विक्रमांक देवचरित। किस नाम से लिखी थी भाई? विक्रमांक देवचरित। देवचरित ठीक है, बिल्हण के द्वारा लिखी गई थी। ये किस राजवंश के शासक हुए थे? तो चालुक्य राजवंश, गंगा राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश या फिर पल्लव राजवंश। तो किस राजवंश के हुए थे भैया ये? तो ये हुए थे चालुक्य राजवंश के विक्रमांक देवचरित। और चालुक्य राजवंश की अगर आप सबसे पूछेंगे कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आंसर क्या करेंगे? 543 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना पुलकेशिन फर्स्ट के द्वारा की गई थी। पुलकेशिन प्रथम ने जो इस वंश की स्थापना करी थी। गंग वंश से हम लोग पीछे पढ़ के आए थे नरसिंहदेव फर्स्ट, नरसिंहदेव फर्स्ट इनसे पढ़े हैं। इन्होंने क्या बनवाया था? कोणार्क सन टेम्पल बनवाया था। है याद ना आपको? कोणार्क सन टेम्पल जो है इनके द्वारा बनवाया गया। और राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना जो है वो किसने करी थी? दंते दुर्ग जो है इसका फाउंडर हुआ था। इस वंश के शासकों के द्वारा जो है एलोरा का कैलाश टेम्पल बनवाया गया था। एलोरा का कैलाश टेम्पल, ये ध्यान रखोगे। और पल्लव वंश में पढ़ के आते हैं भैया नरसिंह। पल्लव वंश में अंतिम शासक याद रखना अपराजित वर्मन, अपराजित वर्मन। और स्थापना में ध्यान रखोगे सिंह विष्णु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज बिल्ट बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह। निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था? बुलंद दरवाजा, गोल गुंबज, चार मीनार या फिर जामा मस्जिद। तो किसका निर्माण जो है भैया किया गया था? बुलंद दरवाजा तो आप सबको पता है, ये किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा जो वो किसने बनवाया था? अकबर के द्वारा बनवाया गया था। कुली कुतुब शाह ने किसका निर्माण करवाया था? चार मीनार का निर्माण जो है कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था 1591। ध्यान रख सकते हो। जामा मस्जिद, अगर दिल्ली की जामा मस्जिद आप सबसे पूछी जाए तो ये किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। दिल्ली की जामा मस्जिद जो है वो किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। चलिए, बुलंद दरवाजा अकबर का। पंचमहल ध्यान रख सकते हो। फतेहपुर सीकरी फर्स्ट प्लान सिटी बाय मुगल, ध्यान रखेंगे कौन सी है? फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट है रंगघर, वन ऑफ एशियाज ओल्डेस्ट एम्फीथिएटर वाज बिल्ट बाय द किंग ऑफ द डैश डायनेस्टी। रंगघर एशिया के सबसे पुराने अखाड़ों में से एक है जिसे डैश वंश के राजा के द्वारा बनवाया गया था। तो रंग वंश जो वो किस वंश के राजा के द्वारा बनवाया गया था? रंगघर। सेन, अहोम, मुगल और गुप्त। ये रंगघर जो है भैया अहोम, असम में जिनका शासन पढ़ के आते हैं। एशिया के सबसे पुराने अखाड़ों में से एक था जिसका निर्माण जो है वो अहोम वंश के राजा के द्वारा किया गया था, अहोम वंश। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Who among the following was the founder of the Bhakti sect named पुष्टिमार्ग। निम्नलिखित में से कौन पुष्टिमार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक थे? पुष्टिमार्ग नामक भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी? वल्लभाचार्य, कबीर, शंकराचार्य, रामानुज। सही आंसर क्या होगा? पुष्टिमार्ग की स्थापना जो है वो वल्लभाचार्य ने करी थी। पुष्टिमार्ग नामक एक भक्ति संप्रदाय हुआ, इसकी स्थापना वल्लभाचार्य ने करी थी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है भैया लाल देद
a female saint of the 14th century was one of the earliest and best known dash poetess. 14वीं शताब्दी की एक महिला संत लालदेव या ललेश्वरी सबसे शुरुआती और सबसे प्रसिद्ध डैश कवित्रियों में से एक थी। तो ये जैसे नाम से ललिता देव पढ़ के आते हैं, ललिता देव मार्तंड का सन टेम्पल बनाते हैं कश्मीर में। वैसे आप सब इसको थोड़ा याद करके रख सकते हैं भैया, ठीक है। जैसे नाम मिलेगा ना ललेश्वरी करके, यहां से मैंने आप सबसे बताया था ललिता देव, क्योंकि ये भी तो पूछा था ना ललिता देव का शासन कहां पे रहा था, तो क्या ध्यान रखोगे, कश्मीर पे। मार्तंड का सन टेम्पल भी आप सबको बताया, मार्तंड का सूर्य मंदिर, ये भी ध्यान रखना है। तो कश्मीर के ऊपर जो है इनका शासन रहा था। और वैसे ही ध्यान रखोगे ललेश्वरी सबसे शुरुआती और सबसे प्रसिद्ध कश्मीरी कवित्रियों में से एक हुई है। ऑप्शन क्या मार्क कर देंगे आप लोग यहाँ पे, इस क्वेश्चन का सी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ औरंगाबाद सिटी। निम्नलिखित में से किसे औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है। औरंगाबाद शहर का संस्थापक किसे माना जाता है, निजाम शाह, कुतुब शाह, बहलोल लोदी या फिर मलिक अंबर। तो किसे संस्थापक माना जाता है भाई, मलिक अंबर ने जो है औरंगाबाद शहर की स्थापना कर दी। समय ध्यान रख सकते हो 1610 के आसपास जो है इस शहर की स्थापना की गई थी, ठीक है। कुछ एक शहर से अगर आप सबसे पूछे जा चुके उनकी बात करें तो मकसूदाबाद जिसे मुर्शिदाबाद कहा जाने लगा, मुर्शिदाबाद कहा जाने लगा, इसकी स्थापना जो है वो किसने करी थी, तो अकबर के द्वारा की गई थी। अकबर के द्वारा, अकबर ने ही जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कौन करते हैं, अकबर करते हैं। आगरा की अगर आप सबसे पूछे कि आगरा की स्थापना जो है ये पहले बताया गया है 1504 में जो है सिकंदर लोदी आगरा की स्थापना करता है। सिकंदर लोदी जो है आगरा की स्थापना करता है भाई। तो ऑप्शन भी आपका मलिक अंबर 1610 में जो है औरंगाबाद, इसी औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है। औरंगाबाद कहां पे है ये, तो यहां बीबी का मकबरा है भाई। औरंगाबाद है महाराष्ट्र में। और ये बीबी का मकबरा जो है ये किसने बनवाया था, तो औरंगजेब के द्वारा इसे बनवाया गया था। औरंगजेब ने इसे बनवाया था। और अगर पूछे औरंगाबाद शहर किसने बनाया, तो मलिक अंबर ने 1610 के आसपास जो है इसकी स्थापना करी थी भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद Who among the following was the founder of the Suryavanshi Gajapati dynasty that ruled part of Odisha and Andhra Pradesh in 15th century? निम्नलिखित में से कौन सूर्यवंशी गजपति वंश का संस्थापक था जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भानुदेवा, वासुदेवा, सुरेंद्र देवा और कपिलेंद्र देवा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश पर सूर्यवंशी गजपति वंश के जो फाउंडर हुए थे वो थे कपिलेंद्र देवा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ, डी जो होगा भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कपिलेंद्र देव ने जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश पर सूर्यवंशी गजपति वंश की स्थापना करी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। विच सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ द फ्रेंच कॉलोनी इन इंडिया। भारत में कौन सा शहर फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी बना था, कोचीन, टूटिकोन, पांडिचेरी और पंजिम। तो फ्रांसीसी उपनिवेश बना था कौन सा भाई, पांडिचेरी जो है इनकी राजधानी बना था। फ्रांसीसी उपनिवेश पांडिचेरी जो है फ्रांसीसियों की कैपिटल के रूप में याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द निजाम ऑफ हैदराबाद इन 1947। निम्नलिखित में से 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था। हैदराबाद का निजाम या यूं कहें लास्ट जो निजाम हुआ था, अंतिम निजाम जो शासन कर रहा था हैदराबाद पर, ये कौन हुए थे भाई, उस्मान अली, अकबर अली, नासिर जंग। सही आंसर क्या होगा, उस्मान अली। या तो अवध का पूछता है या हैदराबाद का पूछता है। तो अवध वाला तो मैं आप सबको 4-5 बार पहले बता चुका हूं। अवध के साथ तो समय देगा 1856 का, ब्रिटिश सल्तनत में शामिल होता है। वाजिद अली शाह जो है ये अवध के अंतिम नवाब हुए, वाजिद अली शाह। जबकि उस्मान अली जो है
वो हैदराबाद के अंतिम निजाम हुए। यहाँ पे लिखोगे लास्ट नवाब ऑफ अवध, लास्ट नवाब, अवध के अंतिम नवाब हुए थे। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद हम लोग फिर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ पिसाख इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिवल इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। मध्ययुगीन इंडो इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पिस्ताक का अर्थ है? ये पिस्ताक का अर्थ क्या हो गया है? डोम, गुंबद, लंबा प्रवेश द्वार, टॉल गेटवे, ट्रू आर्क, वास्तविक मेहराब और वाटर टैंक या पानी की टंकी। तो वास्तविक जो ये यहाँ पे आप सबसे पूछा भैया पिस्ताक का अर्थ क्या हो गया है, तो बताइएगा भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? टोल गेटवे, लंबा प्रवेश द्वार। एक आप सबसे पूछा था टेंपल आर्किटेक्चर में, टेंपल आर्किटेक्चर में पूछा गया है कि गोपुरम जो है वो क्या होता है? गोपुरम या गोपुरा करके भी पूछा हुआ है। तो दक्षिण भारत के एंट्री ऑफ ए टेंपल इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार को जो है वो क्या कहा गया है? गोपुरम कहा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, अलीवर्दी खान वॉज ए नवाब ऑफ डैश। अलीवर्दी खान कहाँ के नवाब थे? दक्कन के, मालाबार के, अवध के और बंगाल के। तो अलीवर्दी खान जो है वो बंगाल के नवाब थे। कब तक थे भाई? 1756 तक थे, 1756 तक। उसके बाद फिर जो है बंगाल के नवाब कौन बनते हैं? तो सिराजुद्दौला बनते हैं। 1757 में जो है फिर प्लासी का युद्ध भी होता है, जब वो बंगाल के शासक थे। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, चलिए फिर आज यहीं तक हम लोग अपने इस क्लास को रखते हैं 550 तक। बाकी हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी पढ़ते रहिएगा, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।